ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਤੇ ਜੌਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ डॉक्टर साहब पहुंचे ने। उन्होंने स्वागत करने पहला था डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने हमें मौका दिया और हमें अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं डॉक्टर अनिल खिप्पल, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से आज हम KVK नूरमहल में आए हैं। हमारे माननीय निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी ने पदभार ग्रहण करते ही हमें मतलब आदेश दिए कि जो भारत सरकार का प्रोग्राम है SC/SC प्रोजेक्ट के तहत, उसके तहत किसानों से चर्चा करें और उनको खेती बाड़ी से संबंधित जो नई नई तकनीकें हैं उनके बारे में अवगत कराएं। तो इस सिलसिले में आज हमारी टीम यहाँ KVK नूरमहल पहुँची और हमारे जो निदेशक महोदय हैं उनका एक मेन जो फ्लैगशिप प्रोग्राम उनका भी और भारत सरकार का भी है प्राकृतिक खेती के बारे में। तो आज हमें यहाँ किसानों से प्राकृतिक खेती के बारे में बड़ी चर्चा की, जो उनके प्राकृतिक खेती के बारे में जो विधियाँ हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया। अमूमन प्राकृतिक खेती है क्या? अभी आप जैसे सभी किसान भाई ये जानते हैं, देखते हैं कि बीमारियां फैली हुई हैं, तापमान में बदलाव है, कभी सर्दी है, कभी एकदम से गर्मी आ जाती है। इससे जो हमारी फसल का उत्पादन है वो काफ़ी प्रभावित रहता है। और दूसरा हम देखते हैं कि किसान भाई रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। बैलेंस्ड, चाहे वो खाद हो, चाहे रासायनिक उर्वरक हो, चाहे अपना पेस्टिसाइड हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, उन सभी का प्रयोग वो बैलेंस्ड नहीं करते। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि चाहे वो पशु हो, पशुधन हो, चाहे हमारा मानव जाति हो, सभी में बीमारियों का प्रकोप होता है। तो इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान को देखते हुए हमारे निदेशक महोदय ने हमें जिम्मेवारी दी है कि प्राकृतिक जो खेती है उसके बारे में भी किसानों को अवगत कराया जाए। तो इस सिलसिले में आज हमने जब बात की किसानों से तो उनको हमने प्राकृतिक खेती है क्या उसके बारे में विस्तार से बताया। प्राकृतिक खेती के अमूमन है क्या, माइक्रोब्स की खेती है। जो सूक्ष्म जीव है, हमारे मित्र है, वो उनके सहयोग से जो खेती करनी है उसको ही ऑलमोस्ट हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। और जैसे हमारी इसके जो मुख्य घटक है प्राकृतिक खेती के, जैसे देसी गाय है हमारी, देसी गाय जैसे हमारी जो हम हमेशा से पालते रहे हैं, अगर उसके गोबर की बात करें हम, उसके 1 ग्राम गोबर के अंदर कम से कम 300 करोड़ के आसपास जीवाणु होते हैं जो खेती में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ऐसे ही जो गौमूत्र है वो बहुत ही लाभदायक है। तो हमें देसी गाय के गोबर और गौमूत्र में साथ में बेसन है, गुड़ है, इनको डाल करके जैसे घन जीवामृत, बीजोमृत तैयार करते हैं। नहीं, आप तो वह जो कुदरती खेती बोल रहे हैं, प्राकृतिक खेती बोल रहे हैं, पर आज का जो जैसे समय चल रहा है वो है बिजनेस। ऐसे खेती को ऐसे हम बिजनेस देख रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन सीधा शब्द में बोले तो हो चुकी है जो एग्रीकल्चर है, उसमें जो किसान है इनको कैसे अडॉप्ट कैसे करें? हाँ देवेंद्र भाई, बिल्कुल ठीक, आपका बहुत ही एक जायज़ क्वेश्चन है, क्योंकि खेती कॉमर्शियल पैसे से जुड़ा हुआ है। अगर पैसा बनेगा तो ही मतलब किसान भाई कुछ कर पाएंगे। देखिए अभी हमारे अनुसंधान शुरू हुए हैं, जैसे खरपतवार की समस्या है इसके अंदर, तो हमारे निदेशक महोदय के आदेश से हमने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं। तो डिफरेंट जो किस्में हैं हमारी हाई यील्डिंग जितनी वैरायटीज़ हैं उन पर हमने ट्रायल लगा दिया है कि प्राकृतिक खेती में कौन सी किस्म जायज़ है, ताकि उसको लेकर के हम किसानों के पास जाएँ, ताकि खरपतवार नियंत्रण को हम आसानी से, जो खरपतवार की समस्या है उसको आसानी से सोल्व कर सकें। इसी प्रकार मान लिया बीज को, जैसे घटक बता रहा था ना, जैसे देसी गाय है, उससे फिर जैसे बीजों का काम है बीज को उससे उपचार करना, ताकि बीज में मतलब कोई बीमारी ना आए। तो बीजों से हमने उसका उपचार किया। उसके बाद हमने अपनी ज़मीन को फर्टाइल बनाने के लिए, ताकि देशी केचुआ जो हमारी ज़मीन के अंदर है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए, उसके लिए जीवामृत, घन जीवामृत का हम प्रयोग करते हैं। उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है किसानों को, ताकि किसान उसको अपनाएं। जहाँ तक बात आपका जो सवाल था, इसको किसान अपनाएं कैसेगा, बिल्कुल आपका जायज़ और वैलिड क्वेश्चन है। देखिए आज का कंपटीशन का ज़माना है, ब्रांड की वैल्यू है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसान मानव जाति का लगा लिया, पशु का लगा लिया, बीमारियों का बड़ा प्रकोप है। किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। सभी बीमारियां घर कर चुकी है हर एक घर में। तो इनका समाधान यही है कि हम प्राकृतिक खेती को
उपयोग में लाए। तो उसके लिए हमें जो भी प्रोड्यूस हम पैदा करेंगे, एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। भाई मैं अगर मान लिया कोई किसान है, मान लिया ये किसान भाई है कोई, वो हमें पता है इस बात को, प्राकृतिक खेती करता है, तो उसका जो उपज होगी, तो पैसे की आज कोई कमी नहीं है। लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस है, वो चाहते हैं कि हमें प्रोडक्ट अच्छा मिल जाए, पैसे हम दे सकते हैं। तो एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, जुनूनी बनना पड़ेगा, सफलता लेनी पड़ेगी, और वो ब्रांड बनाएंगे कि हाँ मैं फला फला हूँ, मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, और ये मेरी गेहूँ है, ये मेरा मान लिया गन्ना है, और ये मेरा मान लिया कनक, क्या नाम है ये, झोना जिसे बोलते हैं, धान जिसे बोलते हैं, ये है। तो स्वाभाविक है कि जो भी मतलब आज के दिन है तो वो उस प्रोडक्ट को लेंगे। बात विश्वास की है, तो विश्वास जगाना है, विश्वास जगाएंगे तो आपको कीमत दुगनी तिगनी देने के लिए तैयार है। एक्चुअली जो आजकल जो समय चल रहा है ना, इसमें ऐसे है जो खेती है उसमें कोई ज़्यादा मुनाफे वाला, हम जैसे देख रहे हैं पंजाब की बात करें तो ज़्यादा मुनाफे वाला वो एक कहते हैं जो काम नहीं रह चुका है। तो लास्ट ईयर देखते हैं तो पंजाब में जो कणक का झाड़ था, पीट का झाड़ था, बहुत कम था। जो उसके बाद जो धान की फसल आई है उसमें भी जो झाड़ है बहुत कम निकला है। तो बहुत सारी बीमारियां हर बार नई से नहीं आ रही है। आपकी खोज संस्थान इसमें क्या वर्क कर रहा है? बिल्कुल, आपका ये भी बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है। देखिए, हमारे संस्थान ने संरक्षित खेती के ऊपर काम शुरू किया, पिछले 10-12 सालों से काम चालू हो चुका है। हैप्पी सीडर मशीन का नाम आपने सुना होगा, ये किसानों में काफ़ी पॉपुलर भी है। अगर देखिए, प्राकृतिक खेती में एक आच्छादन जिसे मल्चिंग बोलते हैं, वो एक मुख्य घटक है। तो वो उसके कितने फायदे हैं? अगर आप मल्चिंग करते हैं या हैप्पी सीडर से बुवाई करते हैं, सबसे पहले फायदा तो ये है कि जो वीड्स की प्रॉब्लम है, खरपतवार की जो प्रॉब्लम है, उसका समाधान मिल जाता है। दूसरा क्या है, जो पानी, आज के दिन जो हमारा पानी का जो स्तर घटता जा रहा है, जैसे हम कहते हैं, अगर कणक की बात करें 6 इरीगेशन हम रिकमेंड करते हैं। इसमें आपकी एक दो आपकी इरीगेशन जो सिंचाई है वो बच जाती है, पानी की बचत हुई। तीसरा क्या है, जो भूमि का जैविक कार्बन है वो घटता जा रहा है। अगर हम पूरा सर्वे करें पंजाब या हरियाणा का, तो हमारा ये 0.1, 0.2, 0.3, जबकि उत्तम क्वालिटी का अगर ऑर्गेनिक कार्बन करें वो 0.75 से ज़्यादा होना चाहिए। 0.75 से ज़्यादा हमें वो ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक कार्बन मिलता ही नहीं। जब तक ऑर्गेनिक कार्बन पूरा नहीं होगा, भूमि की मतलब उपजाऊ शक्ति पूरी नहीं होगी। अगर हम कंजर्वेशन नहीं करते, जो संरक्षित खेती करते हैं, मल्चिंग करते हैं या हैप्पी सीडर से बिजाई करते हैं, उसमें इन सभी समस्याओं का समाधान है। जैसे आप कह रहे हो कणक की पैदावार कम क्यों हुई, बिल्कुल आपको ध्यान हो, फरवरी मार्च में एकदम सडन टेम्परेचर बढ़ा था ना, उस बढ़ने के टेम्परेचर जो तापमान बढ़ा, उसी कारण वो क्या हुआ, जो दाना था वो पिछड़ गया, तो पैदावार कम होगी। लेकिन जिस भी किसान भाई ने हैप्पी सीडर से बिजाई की या मल्चिंग कर रखी थी, जो मल्चिंग करते उससे क्या होता है, जो तापमान होता है वो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस वैसे कम हो जाता है। अगर तापमान कम है तो जो दाने की पकाई है, दूध अवस्था से लेकर जब आगे जाता है तो वो पकाई बढ़िया होती है, और जो दाना है वो बोल्ड बनता है, चमकीला बनता है, और पैदावार पूरी मिलती है। ऐसे ही आप कभी देख लेना, 2-3 साल में एक चक्कर आता है, ऐसा में बारिश हो जाती है। अगर आप सुपर सीडर से बिजाई कर रहे हैं, रोटोवेटर से बिजाई कर रहे हैं या कन्वेंशनल बिजाई कर रहे हैं, जब भारी बारिश होती है, वो बारिश बड़ी भारी होती है, तो क्या होता है कि आपकी जो उपज है, जो आपकी फसल वो गिर जाती है। गिरने से क्या होगा, उसमें या तो चूहों की समस्या आ जाएगी, प्रॉपर दाने नहीं बनेंगे, प्रॉपर पैदावार नहीं होगी। लेकिन अगर मल्चिंग कर रखी है या आपने हैप्पी सीडर से बिजाई कर रखी है, तो आप कितना ही ज़बरदस्त बारिश आ जाए, सारा पानी जमीन पी जाती है और आपकी फसल नहीं गिरती। फसल नहीं गिरेगी, पानी उसमें खड़ा नहीं रहेगा, तो पैदावार पूरी मिलेगी। तो इसलिए हम किसान भाइयों को, हमारा जो संस्थान है बार बार कहता है, जो हमारी नई टेक्नोलॉजी, इनको अपनाइए आप, इनके भरपूर फायदे लीजिए आप, और आप पूरी पैदावार लेंगे। अब आपने राइस की बात की थी, राइस में बहुत पैदावार कम हुआ है। अभी हमारे तजर्बे तो नहीं राइस पे, हमारे संस्थान की हम बात करें, लेकिन अभी पिछले दिनों मेरे को जो प्राकृतिक खेती के ऊपर एक कुरुक्षेत्र में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का संस्थान को ट्रेनिंग देता है, और एक माननीय जो राज्यपाल हैं अपने क्या नाम गुजरात के आचार्य देवव्रत जी, उनके तत्वाधान में एक प्राकृतिक खेती पे बहुत बढ़िया काम चला हुआ है। उनका 180 एकड़ का फार्म है। हर चौथा किसान का फोन आता था, ये आपकी बार मेरे गन्ने के अंदर टॉप बोरर की बड़ी भारी समस्या है। अगर कोई भी किसान वहाँ जाकर उस गन्ने की फसल को दिखेगा, वो अपने 500 क्विंटल से ज़्यादा फसल है, और कोई टॉप बोरर की बीमारी उसमें नहीं थी, टॉप बोरर कीट का कोई उसके अंदर प्रकोप नहीं था। तो इससे सिद्ध होता है इसका अंदर प्राकृतिक खेती फायदे का सौदा। इसी प्रकार अगर हम बात करें इसकी बीमारियों की, जो पौधे छोटे लगे थे राइस में, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर ये बीमारियाँ नहीं आई।
उस जो प्राकृतिक खेती का जो मॉडल है वहाँ ये बीमारियाँ नहीं आई। इससे सिद्ध होता है, इसका मतलब है जो प्राकृतिक खेती है ये अपने आप हमारे जो शत्रु कीट हैं या शत्रु माइक्रोब्स हैं या जो भी वायरस है उनको दबाती है, और जो नेचर में मतलब हमारे मित्र जीवाणु हैं या उनको बढ़ाती है। और जो पौधे का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसको मजबूत करती है। जैसे अगर कोई इंसान है, अगर वो इम्यून सिस्टम मजबूत है तो उसमें बीमारी कम आती है। इसी प्रकार अगर पौधा आपका मजबूत है तो उसमें बीमारियां भी कम आएंगी और पैदावार भी भरपूर होगी। तो इस बार आप पंजाब में अभी आए हैं, तो पंजाब में फसल की जो बुआई है जो लगभग हो चुकी है, कणक की बुआई है, आपको फसल देखी भी होगी कैसे हालात हैं, और अगर कोई किसानों को बताने वाली बात है कि इन चीज़ों का जो परहेज रखना दो तीन चीज़ें किसान भाइयों ने करनी है। अगर मैं गेहूँ की बात करें, बिजाई हो चुकी है, पहले इरीगेशन किसान भाई देने लग रहे हैं। अगर उन्होंने एपिसडे से बिजाई की है तो ध्यान रहे जो यूरिया खाद डालना है, जो पहले इरीगेशन डालते हैं उसको पहले डालें और साथ में बाद में उससे सिंचाई बाद में करें। यूरिया खाद पहले डालना है, ठीक है। ऐसे ही अगर ज़मीन आपकी थोड़ा रेतीली है मान लिया कहीं भी, तो उसमें ध्यान रखना है, उसमें खाद बाद में डालना, पहले सिंचाई देनी है और बाद में खाद डालना है। अदरवाइज अगर रेतीली ज़मीन के अंदर खाद पहले डाल दिया यूरिया आपने, तो सिंचाई के साथ वो जो रूट जोन है पौधे का उससे नीचे चला जाएगा और पौधे को अवेलेबल नहीं होगा। इस बात का किसान भाइयों ने ध्यान रखना। तीसरी बात, अब आगे हो सकता है येलो रस्ट का प्रकोप आ सकता है। किसान भाइयों ने अपने खेत का दौरा करना है, पहचान करनी है। पहचान कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए येलो रस्ट है, उसके पत्ते वजह से आएगी पीले पीले, वो हाथ लगे तो हल्दी जैसे वो उसका रंग उसके उंगलियों पर या हाथ पे लग जाएगा, इसका मतलब आपका खेत में येलो रस्ट का प्रकोप है। उसके लिए रिकमेंडेशन कर रखी है, बाकायदा टिल्ट का प्रयोग करना है आपने 1 ml पर लीटर वाटर, मान लीजिए 200 ml दवाई 200 लीटर पानी उसका स्प्रे करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ का, कोई भी चीज़ है, चाहे वो खरपतवार नियंत्रण की बात है या फर्टिलाइजर डालने की बात है या सिंचाई देने की बात है या कोई दवाई छिड़कने की बात है या कोई कीट का प्रबंधन करना है, वो सभी टाइम से बंदे होने चाहिए, डिले नहीं करना। क्योंकि अगर हम डिले कर देंगे तो वो अपना नुकसान दे जाएंगे, उससे पैदावार भरपूर पैदावार नहीं। कई बार ऐसे होता है कि जो किसान है उसमें यूरिया या खाद की ज़्यादा प्रयोग कर, उससे भी जो फसल का ऊपर का वो भी पीला हो जाता है। उसमें डिफरेंस कैसे करना? बहुत बढ़िया। देखिए कई पीले के तो कई कारण हैं। देखिए अब आपने पानी लगाया मान लिया खेत में, अगर पहली इरीगेशन लगाई, अगर वो पानी खड़ा रह जाता है खेत में तो भी आपके पौधे पीले हो जाएंगे, ठीक है ना। मान लिया कई बार आप देखते हैं अमूमन मेजोरिटी फार्मर्स, मोर देन 60% का एक पुराना सर्वे था मेरा, उसमें क्या करते यूरिया खाद बिजाई पे नहीं डालते, जबकि हम कहते हैं 1/3 यूरिया खाद आपने बिजाई पे डालनी है, नहीं डालते, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण भी पत्ते पीले हो जाते हैं। तीसरा एक कारण और है, अगर मैंने कई सैलिनिटी का पैच है, प्रॉपर न्यूट्रिशन पौधे को नहीं मिलना, तो आपके पौधे पीले हो सकते हैं। तो ये हमने अच्छी तरह उसको पहचानना है, क्या कारण है, नाइट्रोजन कारण है, सैलिनिटी कारण है, पानी खड़ा हुआ है, कारण क्या है, उसको देखकर तब उपचार करना है। आपका जो संस्थान है कणक पे और जौ पे खोज करता है, जो हम देख रहे हैं पंजाब में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी जो नए नए बीज हैं जो मार्केट में काफ़ी जो किसान है सब्सिडी पे गवर्नमेंट भी अप्लाई दे रही है उनको, और जो किसान अडॉप्ट भी कर रहे हैं, तो कितना का जो फ़र्क है उसमें झाड़ने या तकनीक में कितना का जो फ़र्क है वो सामने आ रहा है? देखिए बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया अभी देखिए हमारे संस्थान, अग्रणी संस्थान है गेहूँ की बात करें, अगर आप देखिए DBW 187, DBW 222, DBW 303, 327, 332, ठीक है ना, और 370, 71, ठीक है ना, ये एक्चुअली हमारे संस्थान की बड़ी उच्च पैदावार देने वाली किस्में हैं, ठीक है। और इनका बीज अगर SC/SP प्रोग्राम के तहत अगर देखें, हमने यहाँ जलंधर के अंदर भी, जलंधर में, कपूरथला में 18 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ उन्होंने हमारे निदेशक महोदय ने वो सीड यहाँ पर भिजवाया है, ताकि किसान अपने खेत पर इन किस्मों को आजमा सके, देख सके कितनी पैदावार देते हैं। लेकिन ये पिछले 2-3 साल से किसान देख रहे हैं, जो दूसरी किस्में हैं उनसे हमारा पैदावार झाड़ की बात करें तो 15%, 20%, ये ऐसी हैं जो 70 मन 75 मन तक 1 एकड़ से निकल जाती है आराम से, अगर मैनेजमेंट ठीक है तो। ओके, तो आपको कणक के साथ आपकी जो संस्थान है वो तो काम करते हैं, साथ में जो जौ की पैदावार है, पंजाब में जौ की पैदावार कितनी हो रही है, कितने किसान इसकी जो बिजाई कर रहे हैं? देखिए एक्चुअली होता क्या है, आपने जैसे पहले बताया था कि किसान कमर्शियल बेस पे पैसे के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। तो MSP का मतलब हीट की ज़्यादा है, बारले की कम है, लेकिन जहाँ हम गेहूँ अच्छी तरह उत्पादन नहीं कर सकते वहाँ पर हम जौ को आराम से ले सकते हैं। और हमारा संस्थान जो माल्ट बारले के लिए ना क्या बोलते हैं, 2
लाइनों वाला जो निकलता है ना जो, उसकी खोज में महारत है। जैसे हमारे यहाँ DWR-UB52 है, 160 है, 182 है, 110 है, 123 है। ये सभी की सभी किस्में माल्ट बार्ले की किस्में हैं, माल्ट जो की किस्में हैं। और इनका फ़ायदा क्या है, जैसे ना बियर बनाने वाली कंपनियां हैं, अगर उच्च क्वालिटी की बियर चाहिए उनको, क्योंकि ये बोल्ड सीड होता है इनका, और उनको हम ये सीड सप्लाई करते हैं, ये वैरायटी डेवलप करते हैं। पंजाब में है और पंजाब अगर आप देखें ना, आपका ये पूरा पटियाला में जो ब्रेवरी थी अपनी, इसकी क्या नाम है, किंगफिशर वालों की UB ब्रेवरी है जो, तो उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी था। तो ये DWR-UB52 और 64 ये दोनों किस्में उन्होंने फंडिंग दी और हमारे संस्थान इनको निकाला, और यहाँ किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। उन्होंने अपनी तरफ से हमसे बीज लिया, किसानों को बीज दिया और उनसे उनकी प्रोड्यूस वापस ली, तो किसानों को बड़ा अच्छा लगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बड़ा सफल मॉडल है ये किसानों का, अगर हम बात करें तो हमारे संस्थान का, योगी का और किसानों का। अगर किसान खुद ही ये किसी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से बगैर कॉन्ट्रैक्ट किए सीधा इसकी बिजाई करना चाहिए, क्या प्रोसीजर आपका है, या आपसे कैसे वो पता? देखिए हमारा बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है बीज के लिए। पहले क्या सिस्टम था कि कुछ जो रोबदार आदमी होते हैं उनको तो बीज मिल जाता है, एक आम किसान को बीज नहीं मिलता। तो हमारे जो निदेशक महोदय ने क्या किया, एक सीड पोर्टल बना दिया, और सीड पोर्टल पे कर दिया भाई, जैसे मान लिया अक्टूबर के महीने में हमें सीड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मान लिया सोइंग का टाइम अक्टूबर का है, तो 15 सितंबर के आसपास हमें डिस्प्ले कर देते हैं हमारी वेबसाइट पे भी, फला वैरायटी का सीड अवेलेबल है हमारे पास, और आधार कार्ड से उसको लिंक कर दिया है। एक किसान को 5 किलो या 10 किलो, वो अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है हमारे पास सीड की मात्रा है कितनी, एक किसान को हम वो देते, ताकि सभी किसानों के पास जो नई उच्च गुणवत्ता वाली किस्में हैं वो पहुंच जाए। तो इस प्रकार सभी किसान उसी वक्त अपना पोर्टल पे अपने रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, उसके बाद हम उनको सीड दे देते हैं। आपने जो वेबसाइट है उसका भी नाम बता दीजिए। हमारा जो बाहर के गेहूँ एवं जो संस्था ना, ये क्या नाम है, IIWBR। ओके, IIWBR अगर डालेंगे उसमें हमारे संस्था का नाम आ जाएगा, हमारी वेबसाइट आ जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। और उसके ऊपर खोलते ही सीड पोर्टल आप देखिए, सीड पोर्टल का उसके मिलेगा आपको, और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है आप अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ करा सकते हैं सीड पोर्टल। सो इस सारी जानकारी आपका बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कणक और जौ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ KVK ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਮਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਣਕ ਤੇ ਜੌਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਕਣਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝਾੜ ਘਟੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੜਬੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਬੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो आस करांगे तो इन्हें जी जानकारी दी है साढ़े किसान भी तो जरूर भरपूर लाभ लैन। तो वो नाल जो कृषि विज्ञान केंद्र नूरमहल है इतने सारिया जानकारियाँ तो वो नाल जड़ियाँ ट्रेनिंगां वो भी सारियां इत्थे उपलब्ध करवाई जांदियां। किसान वीरां नूं अपील करांगे कि जिथे आपां खेती करते हैं पुरातन तरीके नाल खेती कर रहे पर वो नाल आधुनिक तकनीकां जिहड़ियां अपना के अपना जिहड़ा खेतीबाड़ी आ उहनूं आपां लाहेबंद दा बना सकते हैं। सो इन्हां सारियां गल्लां नाल सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।